हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका एडमेरिट क्लास के यूट्यूब चैनल एडमेरिट बाई सोनू सर पे। मैं आपका अपना गुलाब सर। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और रिकॉर्डेड क्लासेस के सिलसिले में आज हम लेकर आए हैं आप सबके लिए एक बहुत ही शानदार कविता जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित है, जिसका नाम है पुत्र वियोग। और ये वीडियो जो होने वाला है 12th क्लास के विद्यार्थियों के लिए बहुत जबरदस्त होने वाला है, बहुत उपयोगी, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, जिसके भी बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं आने वाले कुछ महीनों में, उन लोगों के लिए वीडियो बहुत बेहतरीन होने जा रहा है। इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, अंत तक जुड़े रहें। ठीक है, तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एक बहुत ही शानदार कविता जिसका नाम है पुत्र वियोग। ठीक है, तो आप सब जुड़े रहें, वीडियो को कंप्लीट देखें, स्किप ना करें कहीं से भी। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। जैसा कि हमने कहा कि कविता का नाम है पुत्र वियोग। हमारा आज का जो कविता होने वाला है उसका नाम है पुत्र वियोग। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के लिए और साहित्य प्रेमियों के लिए भी ये बहुत शानदार होने वाला है। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत हृदय विदारक कविता है। ठीक ना, पुत्र वियोग। ठीक है, कविता का नाम है पुत्र वियोग। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, पुत्र वियोग जो है ये तो कविता है ही, काव्य तो है ही ये, लेकिन कविता में भी उसका कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं शोक गीति। क्या है जी? शोक गीति। ये कविता का कौन सा प्रकार है? तो ये है शोक गीति। परीक्षा में अक्सर आते रहता है कि पुत्र वियोग कविता साहित्य की कौन सी विधा है, तो ये शोक गीति है। ठीक है, क्या है जी? शोक गीति। ठीक ना। अब सबसे पहले समझना है हम लोगों को कि ये इस कविता में जो वियोग शब्द लिखा गया है ना, वियोग, पुत्र तो हम लोग समझते हैं, ये वियोग क्या है? ठीक है, हम बार बार कहते हैं आपको कि वीडियो में पूरा बने रहिए। ठीक है, एक एक शब्द की ऐसी जानकारी आपको दी जाएगी कि सब कुछ आसान लगेगा, आपको बहुत इजी लगेगा। ठीक है, हिंदी साहित्य पढ़ने का मजा ही अलग है, कब? अगर ढंग से इसको पढ़ा जाए तब। अब बच्चे स्किप कर देते हैं ना, तो स्किप करिएगा तो चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, बहुत सारी चीजों से आप विमुख हो जाइएगा। तो पुत्र वियोग कविता का टाइटल है, शीर्षक है पुत्र वियोग। ठीक है, अब इसमें पुत्र शब्द तो हम आसानी से समझ रहे हैं, पुत्र किसे कहते हैं ना जी, उसकी बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, इसमें जो दूसरा हमारा शब्द प्रयोग किया गया है वो है वियोग। तो वियोग क्या है? ये वियोग शब्द के बारे में अगर बात करें तो वियोग का मतलब होता है बिछड़ जाना। क्या हो जाना? बिछड़ जाना। ठीक है, किसी अपने चहेते खास से अगर आप बिछड़ गए, मिलने की कोई उम्मीद न हो, तो उसको कहा जाता है। ठीक है, इसको अन्य शब्दों में कह सकते हैं, विरह कह सकते हैं, बिछोह कह सकते हैं। ठीक है, बिछोह कह सकते हैं। ठीक ना, इसको ऐसे कहा जा सकता है। इसको अलगाव कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इस शब्द का जो मतलब होता है कई तरह का होता है। विच्छेद कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं जी? विच्छेद कह सकते हैं। आगे किसी चीज से अगर मान लीजिए उब गए हैं, वियोग हो गया, तो उसका मतलब एक छुटकारा भी होता है। ठीक ना, कोई दिक्कत? और एक ये संयोग का अभाव, ध्यान दीजिएगा, संयोग का अभाव, यानी कि मिलने का अभाव अगर है तो उसको आप वियोग कह सकते हैं। मिलने का अभाव है उसको वियोग कह सकते हैं। ये शब्द ज्यादातर प्रयोग होता है खास करके ऐसे अवस्था के लोगों के लिए। कह रहा है कि ऐसी अवस्था जिसमें दो जीव विशेषतः बिछड़ जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और एक दूसरे के याद में तड़पते रहते हैं, बिलखते रहते हैं, याद करते रहते हैं। इस अवस्था को, मन की इस अवस्था को वियोग कहा गया है। क्या कहा गया है? वियोग। आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा कि वियोग शब्द का मतलब क्या होता है। लेकिन हम जो कविता में पढ़ेंगे, विशेषतः जो कविता में चर्चा है, वो है बिछड़ जाना। क्या हो जाना? बिछड़ जाना। ठीक है, वियोग शब्द का अर्थ जो कविता में है ये क्या है? बिछड़ जाना, जुदा हो जाना ना। जुदा हम हो गए माना, गाना आप लोग सुने होंगे ना।
तो जुदा हो जाना, क्या हो जाना? जुदा हो जाना। तो ये सारे मतलब जो हैं ये किसके हैं? वियोग शब्द के ये सारे मतलब है ना। तो इसको हम लोग समझेंगे वियोग का मतलब। तो हम पहली चीज की कविता में जो प्रयोग किया गया है वो है बिछड़ जाना। क्या हो जाना? बिछड़ जाना। कविता पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगी। वियोग एक बहुत हृदय विदारक शब्द है, ठीक है। खास करके इसका प्रयोग जो होता है प्रेमियों के लिए होता है कि जो मिलने का संयोग न बनता है, एक पल मिला उसके बाद बिछड़ गया, उसके वियोग में वो तड़प रहा है, उसके वियोग में वो तड़प रहा है। विरह कह सकते हो, विरह। तो विरह को लेकर के बहुत सारे गीत भी साहित्य में बनाए गए हैं, ठीक है, जो बहुत प्रचलित हैं, आप लोग सुने भी होंगे। तो हमारा कविता का जो मूल तथ्य है पुत्र वियोग, यानी वियोग किससे हुआ है? पुत्र से। किससे? पुत्र से, ठीक है। तो वियोग सिलसिले में, वियोग शब्द के सिलसिले में कहा जाता है कि एक पल मिलाप फिर करवे करवे कठिन वियोग। एक पल मिलाप फिर करे करवे कठिन वियोग, मकसद था बस यही कि तेरे मेरे जुहूर का। अरे बस समझ में है? एक पल मिलाप फिर करे करवे वियोग, मकसद था बस यही तेरे मेरे जुहूर का। तो ये वियोग से संबंधित एक बहुत सुंदर शायर था, तो सोचा कि मैंने आपको बता दूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बिना देर किए हुए कविता को हम शुरू करते हैं। कविता का नाम है हम लोग का पुत्र वियोग। पुत्र में हम लोग पुत्र समझते हैं, वियोग शब्द का मतलब क्या होता है ये सब होगा, लेकिन हमारे कविता में बेसिकली बिछड़ जाना। यहाँ पर क्या हम सेंस लेंगे इसका जी? बिछड़ जाना, ठीक है। तो आइए समझते हैं, कविता को पढ़ते हैं कि कविता लिखा किसने है। कविता का लेखक के बारे में कुछ पढ़ेंगे, कुछ प्रश्नों को पढ़ेंगे, पूरा कविता हम पढ़ेंगे। कविता जो है हमारा शोक गीत है। क्या है जी? शोक गीत, ठीक है। कविता क्या है जी? शोक गीत। आगे बढ़ेंगे हम लोग इसमें, फिर से एक बार देखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं जी, ये शोक गीत है जिसका नाम है पुत्र वियोग। उसकी लेखिका जो है हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान। क्या है जी? इसकी लेखिका जो है, कवयित्री अगर कहें, कवयित्री। कवयित्री शब्द पर बच्चे ध्यान देंगे, अक्सर परीक्षा में पूछता है कि कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कवयित्री, ऐसे लिखते हैं। तो कवित्री हमारी है इसके सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान, क्लियर। इस कविता की कवित्री कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में अगर कुछ बातें जाने तो इनका जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904 ईस्वी को। इनका जन्म हो गया था, नोट करते जाएंगे, 16 अगस्त 1904 ईस्वी को सुभद्रा जी का जन्म हुआ था, ठीक ना। और इनका जन्म स्थान था निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। अगर इनके जन्म स्थान की बात करें, जन्म स्थान, तो जन्म स्थान था इनका निहालपुर। कहाँ जी? निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो इनका जन्म स्थान अक्सर एग्जाम में आते रहता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था जी? 16 अगस्त 1904 ईस्वी में। सुभद्रा कुमारी का जन्म स्थान पूछेगा तो निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। हालांकि इलाहाबाद का नाम अब बदल चुका है, लेकिन अब साहित्य में कैसे बदला जाए बताइए ना? बहुत पहले लिखा गया है तो कैसे बदला जाए? तो एग्जाम में जो आएगा, आपके किताब में जो लिखा है वही आएगा, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। यहाँ पर इनका जन्म स्थान है निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। कोई दिक्कत? आगे ध्यान देंगे इसमें, तो इनका जो निधन के बारे में जो अक्सर क्वेश्चन पूछता है परीक्षा में कि इनका जो निधन हुआ था ना बाबू, ये वीवीआई क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। इनका निधन हो गया था 15 फरवरी 1948 में, याद रहेगा जी। 15 फरवरी 1948 में इनका निधन हुआ था। और निधन से संबंधित एक बात बताया जाता है कि ये बसंत पंचमी का दिन था। उस दिन, बसंत पंचमी के दिन, ये नागपुर से जबलपुर वापस जा रही थी तो कार दुर्घटना में, ठीक है, कार दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था? तो कार दुर्घटना में, ठीक है। ये जा रही थी कहीं से कहीं, वापस जा रही थी, ठीक है, नागपुर से जबलपुर। बसंत पंचमी का दिन था 15 फरवरी 1948। बसंत पंचमी, सॉरी, नाग पंचमी नहीं, बसंत पंचमी का दिन था,
ठीक है। 15 फरवरी 1948 में ये जा रही थी नागपुर से जबलपुर वापस जा रही थी, यानी कि जबलपुर से नागपुर आई थी और नागपुर से वापस जा रही थी जबलपुर। उसी सिलसिले में इनका 15 फरवरी 1948 ईस्वी में कार दुर्घटना हो गया, एक्सीडेंट हो गया और हमारे बीच से हमारी कवित्री स्वर कोकिला कहिए या स्वतंत्रता सेनानी कहिए, हमारे बीच नहीं रही। इनके स्वर और इनकी रची गई कविताएं हमारे बीच हैं। तो आइए इस चीज को समझ गए होंगे, आई होप कि आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे कि इनका निधन कैसे हुआ। क्वेश्चन अक्सर पूछता है सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कब और कैसे हुआ। क्लियर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके माता पिता के बारे में। तो इनके पिता का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह, ठीक है, ठाकुर है ये लोग, ठीक है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान, हम लोग किनके बारे में पढ़ रहे हैं जी? सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान। क्लियर। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के अगर पिता की बात करें तो इनके पिताजी का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह। इनके पिताजी का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह, ठीक है, ठाकुर रामनाथ सिंह। और इनकी माता की अगर बात करें तो इनकी माता थी श्रीमती धीराज कुंवर, श्रीमती धीराज कुंवर, श्रीमती धीराज कुंवर। इनकी माता का नाम क्या था जी? श्रीमती धीराज कुंवर। क्लियर। पिता का नाम रामनाथ सिंह, ठीक है। आगे कह रहा है कि इनके पति के बारे में दिया है कि इनके प्राणनाथ कौन थे ना जी। इनके प्राणनाथ कौन थे? तो इनके प्राणनाथ का नाम था ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। नामे सुन के डर लगता है, ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। देख रहे हो नाम कितना जबरदस्त है। अब ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान से इनका विवाह हुआ था। कब हुआ था वो बाद की बात है, बताएंगे आपको। इनके पति का नाम है ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान, ठीक है। खंडवा मध्य प्रदेश के निवासी थे। ये कहाँ के निवासी थे जी? खंडवा मध्य प्रदेश, खंडवा मध्य प्रदेश। ऑब्जेक्टिव में ये सब पूछेगा, आप लोग अगर ध्यान रखेंगे तो समझ में आ जाएगा आप लोग को कि इनके पति का नाम था ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान और वो रहने वाले थे खंडवा मध्य प्रदेश के। कहाँ के? खंडवा मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, ठीक है। अगर बात करें विवाह का कि सुभद्रा जी का विवाह ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान से कब हुआ था, तो इनका बाल विवाह हो गया था, ठीक है। हालांकि आजकल तो नहीं हो रहा है, इस पर रोक लग गई है, कानून बन गया ना जी। तो इनका विवाह हुआ था 1919 में, ठीक है। सुभद्रा जी का, सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह, सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह जो हुआ था ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान से, वो हो गया था 1919 ईस्वी में। अब आप हमें बताइए कि जो बच्ची 1904 में पैदा हुई और विवाह हो गया 1919 में, कितने साल का गैप जी? 15 साल। कितने साल? 15 साल। बाल विवाह 15 साल की उम्र में इनका विवाह हो गया था ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान से। ये रहने वाली थी उत्तर प्रदेश इलाहाबाद निहालपुर के, और वो जो उनके पति देव थे उनका निवास स्थान खंडवा मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, ठीक है। अगर जाने तो जब्त और कुली प्रथा और गुलामी का नशा, ध्यान दीजिएगा, जब्त कुली प्रथा क्वेश्चन आते रहता है एग्जाम में। जब्त कुली प्रथा और गुलामी का नशा, गुलामी का नशा, गुलामी का नशा, ये दुगो मंच पर नाटक खेला जाता था और इसके जो संपादक थे या लेखक थे कह सकते हैं, वो ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान ही करते थे। ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान, ठीक है, ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जब्त कुली प्रथा और गुलामी का नशा नामक नाटकों के लेखक कौन थे जी? कौन थे? ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान थे, ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। अब कहिएगा कि ये क्या थे? तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान एक पत्रकार भी थे, ध्यान देंगे। ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान एक लेखक भी थे, नाटककार भी थे। ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान कांग्रेस के नेता भी थे, कांग्रेस के नेता भी थे। अब नेता थे तो देश उस समय गुलाम था, तो इनको हम स्वतंत्रता सेनानी भी कह सकते हैं, स्वतंत्रता सेनानी भी कह सकते हैं। तो ये सब चीज आपको डीप में पढ़िएगा तबे समझ में आएगा, ठीक है। ऊपर ऊपर पढ़िएगा तो नहीं बुझाएगा, ठीक है। किताब में दिल लगाना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। ये ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान कौन थे जी? ये थे पति थे, केकर पति थे जी?
केकर पति थे? ये पति थे सुभद्रा कुमारी चौहान के। और वो थे क्या क्या? पति कौन थे? ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। जब्त कुली प्रथा और गुलामी का नशा नामक नाटक को लिखते थे, क्योंकि वो एक पत्रकार भी थे, लेखक भी थे, कांग्रेस के नेता भी थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। लिख देगा कि उनके पति के विषय में लिखे, तो आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? चलिए इसको मिटाते हैं। आप लोग को नोट करना होगा तो वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके बारे में। ठीक है, ज्यादातर प्रश्न कवि के परिचय से ही आता है। आप लोग ये भ्रम में मत रहिए कि कविता पढ़ लिए तो क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं बनेगा। ठीक है, माफ करिएगा, मैं कविता पढ़ के सारे प्रश्न आप नहीं बना सकते हैं। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपके आते हैं कहां से? कवि परिचय से। ठीक है, आगे कह रहा है कि एक और इसमें बहुत जबरदस्त बात है कि सुभद्रा कुमारी चौहान जो पढ़ती थी ना, बार बार इसको हम मिटा दे रहे हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, समझिएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान जो थी, ये जिस पढ़ती थी स्कूल में, उसका नाम था क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल। क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स स्कूल। ठीक है, अब गर्ल्स स्कूल में जिसमें पढ़ती थी, क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल में ही पढ़ती थी। ठीक है, क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल में ही क्या करती थी? पढ़ती थी। तो इनके साथ में एक बहुत प्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा भी पढ़ती थी। महादेवी वर्मा भी पढ़ती थी। ठीक है, पढ़ती थी किनके साथ जी? सुभद्रा जी के साथ। तो क्वेश्चन बनता है, क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ पढ़ने वाली प्रसिद्ध कवित्री का नाम क्या है? तो महादेवी वर्मा। क्या है जी? महादेवी वर्मा। ये पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। ठीक है, क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ पढ़ने वाली कवित्री का नाम बताएंगे, महादेवी वर्मा। उनकी सहपाठी रह चुकी है, जो भी बहुत बड़ी लेखिका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जो नोटेड वाला चीज है उसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। ठीक है, और क्या हुआ कि इनकी पढ़ाई जो है ना, सुभद्रा कुमारी चौहान की पढ़ाई 9वीं तक हुई थी। 9th, 9वीं तक ही पढ़ाई हुई है। ठीक है, 9वीं तक पढ़ाई कहां तक हुई थी? 9वीं तक शिक्षा हुई। उसके बाद वो क्या की थी? पढ़ाई छोड़ करके देश के आंदोलन में कूद पड़ी थी। ठीक है, देश की आजादी दिलाने के लिए जो आंदोलन होता है, उस आंदोलन में वो क्या कर पड़ी? कूद पड़ी, पढ़ाई छोड़ करके सक्रिय भागीदारी निभाई। ठीक है, आगे कह रहा है कि इनके कर्म क्षेत्र के बारे में अगर कहें तो समाज सेवा, राजनीति, स्वाधीनता संघर्ष में सक्रिय भागीदारी, अनेक बार कारागार गई, कई बार जेल भी गई है ये सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी से एमएलए बन गई। बाद में ये क्या हुई कि नेता बन गई। एमपी में कांग्रेस पार्टी के एमएलए बनी। क्या बनी? एमएलए। पतिदेव थे कांग्रेस के क्या? नेता। तो इनको टिकट दिलाया होगा और वहां से वो क्या हो गई? कांग्रेस पार्टी की एमएलए बनी मध्य प्रदेश में। कहां से जी? मध्य प्रदेश में। क्लियर? आगे बढ़ जाएं। आगे विशिष्ट अभिरुचि दिया है, छात्र जीवन से ही काव्य रचना की प्रवृत्ति, आगे चलकर प्रमुख कवित्री एवं साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठा मिला इनको। बचपन से ही कविता वगैरह लिखने में क्या थी? प्रचलित थी। इनका रुचि था कि हम कविता लिखें, और आगे चल करके एक बहुत प्रसिद्ध कवित्री और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में इनको लोग जाने। साहित्यकार और कवित्री के रूप में लोग इनको प्रतिष्ठा देते हैं। अगर इनकी कृतियां की बात करें तो ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण, परीक्षा की दृष्टि से, खास करके परीक्षा की दृष्टि से इनकी रचनाएं जो है बहुत महत्वपूर्ण है ना। इनकी अगर रचनाओं की बात करें, इनकी कृतियां की बात करें, तो इनकी कृतियां जो है, एगो है मुकुल। क्या है जी? मुकुल। याद रहेगा, इनकी कृतियां क्या है जी? मुकुल है। और मुकुल जो है एक कविता संग्रह है। क्या है जी? कविता संग्रह। याद रहेगा, मुकुल साहित्य की कौन सा विधा है? कविताओं का संकलन है। ठीक है, त्रिधारा भी कविता चयन है। इनकी कृतियां एगो और है त्रिधारा। त्रिधारा जो है ये कविता का चयन किया गया है, कविता चयन है। ये सब आप ध्यान रखेंगे, एक एक पॉइंट आपके परीक्षा के लिए जरूरी है। एक और इनका रचना मिलता है बिखरे मोती। बिखरे मोती। और ये क्या है? कहानी संग्रह है। क्या है बाबू? कहानी संग्रह। माय डियर एंड ऑल चैंपियंस स्टूडेंट्स, प्लीज फोकस। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। सभा का खेल कहानी संग्रह इनका। सभा का खेल क्या है? जब ये बनी थी ना एमएलए, उसके बाद जब देखी हूँ कि सभा में क्या क्या होता है, तो सभा का खेल भी इनका क्या है जी? कहानी संग्रह है। क्या है? कहानी संग्रह। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि अगर पूछता है सुभद्रा कुमारी चौहान की कृतियां
कौन कौन सी हैं? तो मुकुल है, कविता संग्रह, त्रिधारा, कविता चयन, बिखरे मोती, कहानी संग्रह, सभा का खेल भी क्या है जी? कहानी संग्रह है। मुकुल पर 1930 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का सेक्सरिया पुरस्कार इनको मिल चुका है। मुकुल रचना के लिए मुकुल पर 1930 में ये जो रचना है मुकुल, इसके लिए 1930 में इनको सेक्सरिया पुरस्कार मिला है। कौन पुरस्कार मिला है जी? सेक्सरिया पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। क्लियर? यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, तो ध्यान आप देंगे, ठीक है? ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए, ठीक है? पढ़ाई में दिल लगा लीजिए, काबिल बन जाइएगा, ना तो कबिलाट तो आप लोग भैले हैं। कृतियां देखिए, मुकुल कविता संग्रह है। इस मुकुल रचना के लिए 1930 में इनको सेक्सरिया पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ था और वहां पर इनको क्या मिला था? सेक्सरिया पुरस्कार। तो आई होप की रचना इनकी समझ में आई होगी आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये राष्ट्रीय भावधारा की कवित्री है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सुभद्रा कुमारी चौहान किस भावधारा की कवि है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की भावधारा जो है राष्ट्रीय भावधारा। कैसी भावधारा है जी? राष्ट्रीय भावधारा। सुभद्रा कुमारी चौहान की भावधारा जो है वो है राष्ट्रीय भावधारा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाएं। भारतेंदु युग में इसका क्या हुआ था? शुरुआत हुआ था, इसका उन्मेष हुआ। आगे जो स्वतंत्रता वगैरह के लिए लड़ाई लड़ी, राष्ट्रीय भावधारा के बारे में कविताएं भी लिखी इन्होंने। आगे कह रहा है, आगे इसके बारे में कुछ और देखते हैं इनके बारे में। सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में कुछ खास तो अब नहीं लिखा है। ये कविता जो है हम जो पढ़ेंगे पुत्र वियोग, ठीक है, वो मुकुल से लिया गया है। आगे बढ़ जाएं। इतना जानकारी अगर आपके पास रहेगा तो क्लियर है, कोई दिक्कत ना है। पुत्र वियोग कविता जो है, कविता संकलन मुकुल से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है जी? मुकुल से लिया गया है। कहाँ से? मुकुल से लिया गया है। मुकुल से लिया गया है, ठीक है। अब पुत्र वियोग जो कविता है वो एक शोक गीति है। कौन गीति है? शोक गीति। निराला की सरोज स्मृति भी एक क्या है? शोक गीति। निराला जी की सरोज स्मृति आप पढ़िएगा। सरोज स्मृति, सरोज स्मृति, तो वो भी एक क्या है? शोक गीति है। तो निराला जी के सरोज स्मृति के बाद अगर कोई शोक गीति लिखा गया तो उसका नाम है पुत्र वियोग। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा सरोज स्मृति का रचनाकार कौन है? निराला है। सरोज स्मृति कैसी काव्य है? कैसा काव्य है? शोक गीति है ना जी। तो सरोज स्मृति के बाद अगर कोई शोक गीति लिखा गया तो उसका नाम है पुत्र वियोग। हालांकि ये सरोज स्मृति के जितना लंबा नहीं है, फिर भी अपने शब्दों की गहराई और माता और बच्चे पुत्र के प्रेम के वियोग में ये कविता इतनी गहरी है कि छोटी कविता होते हुए भी मन पर स्थायी प्रभाव छोड़ जाती है, ठीक है। और बाकी लंबी कविताओं से भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। आगे हम इस कविता के विषय में थोड़ा सा जानेंगे कि सुभद्रा जी के प्रतिनिधि काव्य संकलन मुकुल से यहाँ ली गई प्रस्तुत कविता निराला की सरोज स्मृति के बाद हिंदी में एक दूसरी शोक गीति है जो पुत्र के आकस्मिक निधन के बाद कवित्री माँ के द्वारा लिखी गई है। यानी कि कवित्री माँ जो है अपने आप को रिलेट कर पाती है एक पुत्र से, जो अचानक आकस्मिक एक पुत्र का निधन हो जाता है, उससे लिखी, उसी पर इन्होंने कविता लिखा है। स्वभावतः सरोज स्मृति की तरह लंबी न होने तथा घटना मूलक कथ्य संदर्भों के अभाव के कारण इस शोक गीति में व्यापक यथार्थ संदर्भ नहीं है। यानी कि ये कविता जो है उतना व्यापक नहीं है, बड़ा संदर्भ इसका नहीं है। फिर भी किंतु पुत्र के असमय निधन के बाद पीछे तरपते रह गए माँ के हृदय न जी में निरादुन यानी कि एकदम रुदन जो शोक है, ऐसी सादगी भरी अभिव्यक्ति है उस चीज की कि निर्व्यक्तिगत और सर्वभौम होकर के यह कविता जो है अमीठ हो जाती है और काव्य यानी काव्य का जो क्वालिटी होता है वो अर्जित कर लेती है। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक माँ के विषादमय शोक का एक साथ धीरे धीरे गहराना और ऊपर ही ऊपर आरोहण करता हुआ जो भाव है उत्कृष्टम अर्जित कर जाता है तथा कविता के अंतिम छंद में पारिवारिक रिश्तों के बीच माँ और बेटे के संबंध को एक विलक्षणता आत्म प्रतीति में स्थायी परिणति
पा जाता है। यानी कि कविता के अंतिम छंद में हम देखेंगे तो परिवार के साथ पुत्र का रिलेशन हो सकता है कि हो, लेकिन बाकी लोगों के साथ पुत्र का रिलेशन और माँ के साथ पुत्र का रिलेशन, इसको बहुत उत्कृष्ट तरीके से दर्शाता है यह कविता का अंतिम छंद। और माँ बेटे के बीच में रिश्तों को दर्शाते हुए यह कविता जो है अस्थाई परिणति पा जाती है। तो ये था कविता और कवि के बारे में कुछ जानकारी जो बहुत जरूरी है आपके परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, अब हम कविता को पढ़ेंगे उससे पहले हम जानते हैं कि कवियों के कवि एक बहुत बड़े शायर जिनका नाम था शमशेर बहादुर सिंह। नाम आप लोगों ने सुना होगा, नाम तो सुना ही होगा ना जी, नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। बहुत बड़े शायर, गजलकार, कवियों के कवि कहे जाने वाले कवि जिनका नाम है शमशेर बहादुर सिंह। उन्होंने सुभद्रा जी के बारे में क्या कहा है, जब सुभद्रा जी के काव्य को उन्होंने पढ़ा, सुभद्रा जी के नेचर को पढ़ देखा, समझा, सुभद्रा जी के बारे में अध्ययन जब उन्होंने किया, तो सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में वो कहते हैं कि हम उनके असली स्वरूप को याद रखें कि यह हमारी भावना के भारत की पहली बसंत पंचमी, जिस दिन वो क्या हो गई थी, दिवंगत हो गई थी, उसी दिन के बारे में लिख रहे हैं कि पहली बसंत पंचमी भारतीय आंदोलन की वीर स्त्रियों में पहली सत्याग्रही। जैसा कि पढ़ाई छोड़ करके हमने बताया कि वो आंदोलन में कूद पड़ी थी, कई बार जेल भी गई, अंग्रेजों के द्वारा दी गई यातनाएं भी सही, ठीक है, उसके बाद आंदोलन की लड़ाई लड़ी थी ना। तो सत्याग्रही और हिंदी भारती की पहली कोकिला थी जिनके स्वर करे की लहरियां चकबस्त और इकबाल के राष्ट्रीय तरानों के साथ हमेशा हमेशा के लिए जनगण मन में घुल मिल गई। यानी उस कवित्री की जीवन और काव्य जीवन अगर देखा जाए तो दोनों देश के प्रति समर्पित था। काव्य आंदोलन के लिए, सॉरी, देश के आजादी के लड़ाई में वो लिखती भी थी उसके उसी के आधार पर, और जीवन में भी संघर्ष करती थी। तो उनका जीवन जो था वो हमारे देश के लिए क्या हो गया, चकबस्त और इकबाल होकर के राष्ट्रीय तरानों के साथ जनगण मन में क्या हो गया, घुल गया। और 15 फरवरी 1900 कब डेथ हुआ था जी इनका, 15 फरवरी 1948 में बसंत पंचमी के दिन बेचारी क्या हो गई, हमारे बीच से हमको छोड़ करके स्वर्ग सिधार गई, रह गया उनकी कृति हमारे बीच जो हमें पढ़ना है आज। वही कविता हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, पुत्र वियोग। कोई दिक्कत है जी? चलिए, पुत्र वियोग कविता को हम आपको पढ़ पढ़ के एक एक स्टेंजा समझाने का प्रयास करेंगे। आई होप कि आप लोग एंजॉय करेंगे और महसूस करेंगे एक वियोग, माँ का हृदय का दर्द अपने बेटे के लिए। ठीक है, कविता हमारा क्या है जी, पुत्र वियोग। क्या है, पुत्र वियोग। अब वियोग शब्द का मतलब तो हमने आपको शुरू में ही समझा दिया है, ठीक है, अब इसके बारे में ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। अब हम लोग पढ़ेंगे पुत्र वियोग। कविता शुरुआत होती है, क्या होता है ध्यान दीजिएगा। अब जैसा कि कहा गया कि ये कविता जो लिखा गया है एक कवित्री माँ के द्वारा लिखा गया है जिसके पुत्र का आकस्मिक निधन हो जाता है, मर जाता है उसका पुत्र, और उसको देख करके उस स्थिति में माँ चली जाती है कि क्या होता है दुनिया में, लोग भूल जाते हैं। आगे देखिए ना कितना हृदय विदारक ये कविता है, मत पूछिए। कविता जो है, कविता का एक एक लाइन महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। अगर आप किताब है आपके पास तो किताब जरूर लेके देखेंगे और उससे रिलेट कर पाएंगे मेरी आवाज को, ठीक है। एक एक चीज आपको समझ में आएगा। परीक्षा का सवाल बनाना ही बड़ी बात नहीं है, साहित्य जो सिर्फ परीक्षा देने की चीज नहीं है। साहित्य को पढ़िए, उसको भावनाओं को समझिए, ठीक है, उसमें जीवन को जिए, ठीक है। साहित्य पढ़ करके सिर्फ प्रश्न बना लेना कोई बड़ी चीज नहीं है, ये साहित्य का तौहीन है। साहित्य कोई मनोरंजन और किर्रा की वस्तु नहीं है, साहित्य हमारे जीवन का एक अंग है, अंश है, हमारे जीवन की भावनाएं हैं, हमारे जीवन के हंसी खुशी में भी साहित्य शामिल होता है। साहित्य हमारा परिचय देता है कि हम किस तरह से सोचते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कविता को शुरुआत में जो लाइन है ध्यान देंगे, कह रहा है कि आज दिशाएं भी हंसती हैं, है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। कितना मतलब माँ जो है तड़प रही है, अपने बेटे को भूल नहीं पा रही है, कह रही है कि आज दिशाएं भी हंसती हैं, यानी इस घटना को हुए कई दिन बीत गए, काफी दिन बीत गए,
दिशाओं में हंसी खुशी है, लोग अपना खुशियां मना रहे हैं, उल्लास विश्व में छाया हुआ है, उसी को लेकर के कहती है कि आज दिशाएं भी हंसती हैं, है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। अब यहां पर ध्यान देंगे, इसमें एक शब्द प्रयोग किया गया है, खिलौना। ठीक है, माँ का खिलौना उसके औलाद होते हैं। देखिएगा, जब हम छोटे रहते हैं ना, तो माँ हमसे खेलती है उसी तरह से जिस तरह से हम बचपन में खिलौनों के साथ खेलते हैं। तो हमारा खिलौना खिलौना होता है, और हम जो होते हैं अपने माँ के लाल होते हैं, और हम माँ जो होती है हम ही से खेलती है, बच्चा बन जाती है हमारे साथ। ठीक है, तो माँ का खिलौना कौन है जी? उसका बेटा। खिलौना का तात्पर्य क्या है? उसका बेटा, जिससे वो खेलती है, अपना मन बहलाती है, उसको डांटती है, पुचकारती है, दुलारती है ना जी। माँ माँ होती है, सारी दुनिया जहां खत्म होती है ना, उसका नाम है माँ। ठीक है, शब्द एक छोटा सा है, लेकिन सागर भी समा जाएगा इसमें। ठीक है, आगे कह रहा है कि ये चीज समझ में आई आप लोगों को कि आज दिशाएं भी हंसती हैं, है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। माँ इंतजार में है कि कहीं से एक बार आ जाए, लेकिन बेटा आ नहीं रहा है, अकस्मात उसकी निधन हो गई है। आगे कहते हैं, आगे क्वेश्चन एगो पूछता है परीक्षा में कि पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है, तो उसको इस स्टेंजा में दर्शाया गया है, ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है कि शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोर काम दौड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा। ऐसा लगता है ना कि हमारे आसपास की घटना है, हमारे साथ ही हुआ है, ऐसा माँ मेरे लिए करती है। ठंडी के दिन होता है तो माँ को देखिएगा, माँ जो होती है ना, बच्चों को गोद से उतारती नहीं है कि बाबू का हमारा ठंडा लाग जाए, है ना। बाबू के गोदी में कांख में दबा के आचरा से ओढ़ा के माँ घूमती रहती है कि बेटा को हमारे ठंडा न लग जाए। तो इसीलिए कह रही है कि शीत न लग जाए इस भय से, ठंडी बेटे को न लग जाए इसके डर से, नहीं गोद से जिसे उतारा, जिसको गोद से कभी नहीं उतारा। माँ की गोद में काफी गर्मी मिलती है बच्चे को, इसलिए माँ की गोद में जाते वो सो जाता है। ठंडी का डर माँ की गोद में बच्चों को नहीं होता है। तो शीत न लग जाई इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोर काम दौड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा। कोई भी काम करती रही मैं, अगर मेरा बेटा कहीं खेल रहा है, अचानक अगर वो माँ शब्द कह के पुकारा, तो सारे काम को छोड़ करके दौड़ी दौड़ी भागी आई कि क्या हो गया बेटे को। अरे बस समझ में, तो छोर काम दौड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा, यानी बेटे के लिए माँ क्या क्या कर रही है, समझ में आ रहा है ना। एगो क्वेश्चन पूछता है कि माँ बेटे को किस भय से गोद से नहीं उतारती है? शीत न लग जाए इस भय से ना जी। फिर से सुनेंगे, शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोर काम दौड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा। कितना जबरदस्त लाइन है, कितना बढ़िया फीलिंग्स है इसमें, माँ और बेटे के रिश्ते को। माँ जितना हमारे लिए कर देती है ना, अगर माँ के किए गए चीजों का 1% भी अगर हम उनको लौटा दें तो अहो भाग हमारे। ठीक है, नहीं कर पाएंगे हम लोग, इतना ध्यान रखिए। इसलिए माँ का हृदय कभी ना दुखाइए। ठीक है, रेस्पेक्ट योर मदर्स एंड फादर्स ऑल्सो। माता पिता का आदर किया जाना चाहिए। ठीक है, माता पिता का दिल दुखा के दुनिया में कोई खुश नहीं हुआ है। ईश्वर भी माँ के चरणों में पड़ा रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। थपकी, माँ और क्या क्या करती है बेटे के लिए? थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरिया गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख, आंख में रात बिताई। एक मुहावरा है, आंख में रात बिताना मतलब चिंता से जागे जागे रात बिताना। ठीक है, मुहावरा है, याद रखेंगे इसको। कह रही है कि थपकी दे दे जिसे सुलाया, यानी बेटा जो है सो नहीं रहा था तो उसको थपकी दे दे के देखिएगा मम्मी सुलाती है, सो जा बाबू हमार, लोरिया गाती है। तो थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरिया गाई। बच्चों को नींद आने के लिए एक प्रकार का गीत होता है जिसको लोरी कहा जाता है। पहले की माताएं दादी गाती थी तो बच्चा सो जाता था। आजकल की माताएं जो हैं जीन्स वाली फाटल जीन्स पहन के जो घूम रही है, वो का लोरी गाएगी? वो नहीं गाएगी लोरी, उसको पता ही नहीं है लोरी क्या होता है। ठीक है, वो बच्चे का लालन पालन करने के लिए दाई रख ली है। ठीक है, वो दाई संभाले। और बुढ़ापा में वो क्या होता है, बेटे को भेज देता है कहाँ, वृद्धाश्रम में जाओ, वहां दावा संभालेंगे तुमको। हमको दाई संभाली थी, तुमको भी वहां दाई संभालेगी बुढ़ौती में ना जी। तो ये चीज है हमारे भारत में, खासकर गांवों में ये चीज देखने को नहीं मिलता है कि बच्चे माता पिता को वृद्धाश्रम में भेजें ना जी। लेकिन शहरों में ऐसा अक्सर हो रहा है और होता भी है, बहुत दुख की बात है। ठीक है, ये संस्कार की बात है। तो अगर बच्चे को हम बचपन में मानवता की भावना से नहीं जोड़ेंगे,
तो वो बुढ़ापा में हमें भी दूर कर देगा। क्या कर देगा? दूर कर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंखों में रात बिताई। यानी जिसके मुख पर जरा मलिनता यानी उदासी देख लिए कि बेटा हमारा खिलखिला के हंस नहीं रहा है, बेटा हमारा मुस्कुरा नहीं रहा है, उसके मन में कोई प्रसन्नता नहीं है, वो प्रसन्न नहीं है, उसके चेहरे पर उदासी है, उसी को मलिनता कहा गया है। तो उसके मुख पर जरा मलिनता देख आंखों में रात बिताई। अब बेटा ठीक से न खा रहा है, न बोल रहा है, न चल रहा है, न खेल रहा है, चहक चाम में नहीं है, तो माँ चिंतित हो जाती है कि हमारे लाल के क्या हो गया। आंखों में जागे जागे रात बिताती है, चिंता से जागे जागे रात बिताती है। ठीक है। और हम कहते हैं कि माँ तूने मेरे लिए किया क्या है। ठीक है, जिस दिन होगा पता चलेगा। आगे कह रहा है कि जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। एक माँ जो होती है सब सुख त्याग करके एक बेटे को जन्म देती है, और बेटे की खुशहाली के लिए, उसके जीवन के लिए जो लोग कहते हैं वो सब करती है। जिस चीज में वो विश्वास नहीं करती है उस चीज को भी वो करती है। क्या करती है? देखिए कि जिसके लिए भूल अपनापन, कुछ चीजों को भूल गई, कुछ चीजों को अपना लिया, अपनी सुंदरता को भूल जाती है, बच्चे के सारे चीजों को वो अपना लेती है, उसका दुख कष्ट हंसी खुशी सब वो अपना लेती है। तो जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, पत्थर को भी ईश्वर माना, उसके सामने मन्नत मांगा कि बेटा को मेरे कुशल रखना, भाड़ा भाग देती है माताएं ना जी। है? तो जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल चढ़ाया, कहीं दूध चढ़ाया, कहीं बतासा चढ़ाया, हर जगह पत्थर के सामने भी सिर नवाया, पत्थर को भी ईश्वर बनाया उस बेटे के लिए। किसके लिए? बेटे के लिए। आ रहा है बात समझ में? आगे क्या कहती है कि बेटा के लिए 3 स्टेंजा में माँ ने क्या क्या किया ये लिख दिया गया है। आगे कह रहा है कि फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय भी बस बैठी रही, उठ ही गया छौना मेरा। ठीक है। अब बेटा के लिए इतना सब कुछ कर रही है, फिर भी बेटा जो है मर गया, ये कुछ नहीं कर पाई। माँ अपने आप को असहाय महसूस करती है और कहती है कि जिसके लिए मैंने नारियल चढ़ाया, बतासा चढ़ाया, दूध चढ़ाया, पत्थर के सामने सिर नवाया, इतना सारा चीज किया, फिर भी कोई कुछ न कर सका, फिर भी कोई कुछ नहीं कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा, मेरा बेटा मुझसे छीन गया। खिलौना कहने का तात्पर्य है उनका बेटा। मेरा बेटा मुझसे छीन गया और मैं असहाय विवश बैठी रही, मैं असहाय होकर विवश लाचार होकर के बैठी रही, देखती रही, कुछ न कर सकी, उठ ही गया छौना मेरा। उठ जाना एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है मर जाना। देखिएगा गांव जवार में मेहरुआ सब झगड़ा करती है तो कहती है भगवान तोरा के उठा ले, तो उठ जाना एगो मुहावरा है। क्या है जी? उठ जाना एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है मर जाना। क्या हो जाना? मर जाना। ठीक है। उठ जाना एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है मर जाना। तो माँ कहती है कि मैं असहाय विवश होकर के बैठी रही, कुछ न कर सकी, उठ ही गया खिलौना मेरा, यानी मेरा बेटा उठ गया, मर गया। अरे बस समझ में? बहुत हृदय विदारक ये कविता है। ठीक है। आगे कह रहा है, आगे की पंक्तियों में कवित्री अपने पुत्र के वियोग में लिखती है। क्या लिखती है जय समझते हैं कि बेटे के मर जाने के बाद उसको याद कर करके माँ का जो हृदय है कैसा फील कर रहा है। कह रहा है कि तड़प रहे हैं बिकल प्राणी, मुझको पल भर शांति नहीं। विकट में प्राण पड़ा हुआ है, तड़प रहा है माँ का प्राण, मुझको पल भर शांति नहीं। उस माँ को थोड़ा सा भी एक क्षण के लिए भी शांति नहीं है दिल में। वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कोई भी भ्रांति नहीं। मेरा बेटा मेरा धन था, उस धन को मैंने खो दिया, वो धन मैं दोबारा नहीं पा सकती, इसमें कोई भ्रांति नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। ये बात माँ समझती है, ये बात माँ अच्छे से समझती है और उसके याद में कैसे तड़प रही है। कह रही है कि तड़प रहे हैं बिकल प्राणी, मुझको पल भर शांति नहीं। वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कोई भी भ्रांति नहीं। मेरा जो धन है, धन देखिए हम छोटे रहते हैं ना तो माँ हमें धन कहती है, आ हमार धन गिर गई, आ हमार धन खा ल, है ना। माँ सब कुछ कहती है, धन लाल जिगर के टुकड़ा सब कुछ कह देती है एक माँ ना जी। तो वही कह रही है कि तड़प रहे हैं बिकल प्राणी है, मुझको पल भर शांति नहीं। वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कोई भी भ्रांति नहीं, इसमें कोई भ्रांति नहीं है, कोई दुविधा नहीं है कि मेरा बेटा मर गया है तो वापस आएगा। ये मन नहीं मान रहा है, वो समझ रही है लेकिन उसका मन नहीं मान रहा है। क्यों है आगे देखेंगे। कहते हैं कि फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा। खुद को समझा ले, दिल को कैसे समझाए माँ, मन को कैसे समझाए, है ना। खुद को तो समझा लेती है कि चलो मर गया तो वापस नहीं आएगा, लेकिन मन जो है, माँ का हृदय जो है, इस बात को मानने को तैयार नहीं है
कि वापस नहीं आएगा। कहती है कि फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है सूना सूना जीवन मेरा। बड़ा जटिल लगता है, कठिन लगता है, नीरस, बिना आनंद खुशी का जो जिंदगी होता है उसे नीरस कहा गया है। तो बड़ा कठिन और नीरस लगता है, सूना सूना जीवन मेरा, यानी माँ का जीवन बेटे के बिना सूना सूना लग रहा है। एगो गीत आप लोग सुने होंगे कि तोहरा बिना सूना बांगनवा हो जहानवा हमार बाटे तो से। एक माँ अपने बेटे के लिए कहती है, बेटा अपने माँ के लिए कहता है। आ रहा है बात समझ में? तो ये चीज है, माँ का जीवन सूना सूना लग रहा है ना, किसके बिना? बेटे के बिना ना जी। उसके विकल प्राण तड़प रहे हैं, पल भर उसको शांति नहीं है, खोया धन वो पा नहीं सकती, उसके मन को ये भ्रांति नहीं है, लेकिन दिल नहीं मानता है, दिल नहीं मानता है। ठीक है, आगे कहते हैं कविता के अगले लाइन में कवित्री कहती है कि क्या लगता है, माँ एक बार कल्पना करती है कि मेरा बेटा एक बार आ जाता मेरे पास, तो क्या करती उसको ध्यान दीजिए। कहती है कि यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जी से लगाकर प्यार से सर सहला सहला कर उसको समझाती। उस माँ को यह लगता है, यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, एक बार एक पल के लिए, थोड़े क्षण के लिए एक बार मुझे वो मिल जाए, आ जाए मेरे पास न जी। तो यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जी से लगा लेती उसको, अपने कलेजे से लगा लेती, कलेजा से साट के जी से लगा करके सर सहला सहला के उसको प्यार से समझाती कि देखो बाबू, क्या समझाती कि मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को ही वो छोड़ न जाना। उस बेटे को समझाती कि मेरे भैया मेरे बेटे इस माँ को अब छोड़ न जाना। बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। मैं उसको समझाती इस बात को कि बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना, बहुत कठिन काम हो जाता है बेटा को खोकर के माँ को अपना मन समझाना। ये बात मैं अपने बेटे को, अपने लाल को प्यार से सर सहला सहला के समझाती, कब? यदि एक बार के लिए भी उसको पा जाती और कहती कि मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को ही वो छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। कितना हृदय विदारक ये चित्र है, थोड़ा सा कल्पना करिए, आंख से आंसू आ जाएंगे आपके। और आगे के पंक्ति में जो आखिरी पंक्ति है, आखिरी जो छंद है, जिसको पहले में मैंने कहा कि उसमें माँ और बेटे के रिलेशन को बताया गया है कि परिवार के साथ बेटे का रिश्ता क्या है और बाकी माँ के साथ बेटे का रिश्ता एकदम गहरा जाता है और कैसे खत्म होता है, जरा समझते हैं। बेटा तो मर गया है, अब बाकी लोग परिवार के हैं, उन लोग के साथ क्या उसका रिश्ता है, उसको दोहराते हुए कर रही है कि हो सकता है कि वो लोग तुम्हें भूल जाएं। क्या कह रही है आगे की 4 लाइनों में देखते हैं कि भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। कितना हृदय विदारक कह रही हैं कि भाई बहन तुम्हें भूल सकते हैं, भाई के जिंदगी में बहुत लोग हैं, बहन के जिंदगी में बहुत लोग हैं, वो तुम्हें भूल जाएगा। भाई अपने अपने संसार में मग्न हो जाएगा, बहन भी अपने संसार में मग्न हो जाएगी। यहां तक कहती है कि पिता भी तुम्हें भुलावे, पिता को भी और संतानें हैं, परिवार है, पिता भी हो सकता है कि तुम्हें भूल जाए, लेकिन रात दिन की साथिन माँ, तुम्हारे साथ जो रात दिन रहती थी, तुम्हारे साथ में सोना खाना बैठना उठना, थोड़ा सा कष्ट हुआ कलेजे से लगा के रखना, रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। ठीक है, माँ का मन समझना कठिन हो गया है कि बाकी लोग तुम्हें भूल सकते हैं लेकिन माँ तुम्हें कभी नहीं भूल सकती है। रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे, ये बहुत कठिन हो गया है माँ को अपना मन समझाना। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि दुनिया हमें तब जानती है जब हम पैदा होते हैं। ठीक है, जब हम पैदा होते हैं तो दुनिया हमें जानती है, गांव जवार में लोगों को बताया जाता है कि फलाना को बेटा हुआ है कि बेटी हुई है ना जी, एक संतान हुआ है, तो दुनिया हमें पैदा होने के बाद जानती है, लेकिन एक माँ है हमारी जो हमें पैदा होने के 9 महीना पहले से हमें जानती है, अपने कोख में पालती है, अपने रक्त से सींचती है। ठीक है, तो वो माँ जो है दुनिया से बेहतर हमें जानती है और वो माँ का मन समझाना अब कठिन हो गया है, वो मन नहीं मानता है। माँ अपने बेटे को भूल नहीं सकती है, उसका मन विकल प्राण
एकदम तड़पता रहता है, याद में बेटे के वियोग में तड़पती रहती है और कहती है कि दुनिया में उल्लास छाया हुआ है लेकिन मुझे कोई खुशी और शांति नहीं है, बड़ा विकल हो गया है जीवन जीना, जीवन नीरस हो गया है, कठिन हो गया है। ठीक है, कविता को अगर आप फील करके पढ़ेंगे तो हर एक लाइन में आपको टच मिलेगा, फीलिंग मिलेगी, एक माँ के हृदय और मन की बात को आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा कविता। चलिए कविता के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जरा मैं आपको बता दूं कि आप कौन कौन सा प्रश्न है इसको आप क्लियर कर लेंगे। ठीक है, बाकी ऑब्जेक्टिव के लिए जो चीजें आपको हम डिस्कस कर दिए पहले से, रचना से लेकर के पाठ तक, ये सब आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए इसमें कविता में है कवित्री का खिलौना क्या है। पहला क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे कि कवित्री का खिलौना क्या है। ये क्वेश्चन परीक्षा में आ सकता है, कवित्री का खिलौना क्या है, कवित्री का खिलौना क्या है, कवित्री का खिलौना क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है आपके परीक्षा में आ सकता है, महत्वपूर्ण है। दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, कवित्री अपने आप को असहाय और विवश क्यों कहती है ये, और पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है, पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है, पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो अभी 3 स्टेंजा हमने पढ़ाया ना, थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंखों में रात बिताई ना जी। तो ये सब चीजें हैं। आगे क्या है जी, 4 नंबर पर देखते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन अर्थ स्पष्ट करने वाला है, आप लोग देख लीजिएगा। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि माँ के लिए कब, माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन हो जाता है। 5वां प्रश्न है कि माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन हो जाता है, माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन हो जाता है, माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन हो जाता है, कब कठिन हो जाता है। ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, नहीं होगा तो हम आगे के लाइव क्लास लेंगे, उसमें आपको लिखवा दिया जाएगा। माँ के लिए अपना कविता पढ़ाएं अभी, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। माँ जब अपने बेटा को खो देती है तब माँ को अपना मन समझाना कठिन हो जाता है। ये मन उसका नहीं मानता है कि बेटा मर गया है वापस नहीं आएगा। ये माँ का इस समय माँ को मन समझाना बहुत कठिन हो जाता है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा छौना शब्द का क्या अर्थ है। ठीक है, उठ ही गया छौना मेरा, तो छौना का मतलब होता है छोटा शिशु, छोटा शिशु। ठीक है, छोटे बालक शिशु को क्या कहा गया है, छौना कहा गया है। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखेंगे, छोटे बालक और छोटे शिशु को क्या कहा जाता है, छौना कहा जाता है। ठीक है, माँ का खिलौना क्या है, उसका बेटा है। कविता का भावार्थ देख लीजिएगा, पुत्र को छौना कहने का क्या अर्थ है जी, तो छोटा बेटा। ठीक है, ठीक है ना, ये सब क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। क्लियर, इसके ऑब्जेक्टिव को आप लोग देख लेंगे, नहीं तो अगले लाइव क्लास में हम डिस्कस कराते हैं या कराएंगे। चलिए तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। मैं आपका अपना गुलाब सर, जुड़े रहिए। वीडियो अच्छा लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचते आप तक। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और परीक्षा की तैयारी जरूर करिए आप लोग। मैं आपका अपना गुलाब सर, जय हिंद, बाय।